बहुत बहुत धन्यवाद धनपत राम जी। आप मेरे अजीज मित्र रह चुके हैं, मित्र हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी आपका जो ज्ञान है, आपकी जो कोई भी काम करने के प्रति जो निष्ठा रहती है, उसके लिए मैं आपका हमेशा चाहक तो रहा हूं और साथ में आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और आज का जो कार्यक्रम है, इसके लिए मैं एक 5-10-15 मिनट में ज्यादा से ज्यादा आपसे कुछ सामने विचार रखूंगा। सबसे पहले, रियो में क्लाइमेट चेंज को लेते हुए जो पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में समझौता हुआ और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की सबने मान लिया, उसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए। लेकिन वो जो कन्वेंशन बना, उस समय भी लोगों के दिल में एक आशंका थी, क्या ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये असलियत में आदमी के एक्शन की वजह से हो रहा है या ऐसे हो रहा है? क्योंकि आपको मालूम है, यहाँ पर आइस एज भी रह चुका है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में एक समय पूरा पानी भरा हुआ था, बाद में बर्फ भरा हुआ था, बाद में हीट वेव्स भी आए। तो क्या ये किसका परिणाम है? वो ये परिणाम जानने के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज बनाया गया, आईपीसीसी, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। जो आईपीसीसी बनाई गई, उसमें सभी करीबन प्रमुख देशों के वैज्ञानिक उसमें सम्मिलित है। इन वैज्ञानिकों को यह कहा गया कि आप इसके ऊपर संशोधन कीजिए, और संशोधन जब ये अमेरिका करता है तो बाकी के देश नहीं मानेंगे, रूस करेगा तो दूसरे देश नहीं मानेंगे, जापान करेगा तो चीन नहीं मानेगा, चीन करेंगे तो हम नहीं मानेंगे। इस तरह की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए सब लोग मिलके पुट योर बेस्ट ब्रेन्स टुगेदर और आप हम आपका फैसला सुनाइए। एक जमाने में आईपीसीसी के चेयरमैन हमारे खुद के डॉक्टर आर के पचौरी रह चुके हैं, और आईपीसीसी ने बहुत सारी टाइम रिपोर्ट दे दी है। इसमें सिर्फ वैज्ञानिक तरीके से दिखा जाता है, पॉलिटिकल नहीं। अभी जो COP26 होने जा रहा है अगले दिनों में, 2-3-4 दिनों में ही, वो होगा यूके में, ग्लासगो में। लेकिन वहां पे पॉलिटिशियन लोग आएंगे, राजनीति की तरफ से बातचीत करेंगे। तो साइंस और राजनीति में बहुत अंतर होता है। साइंस एक बात अपनी एक तरफ चलता है, राजनीति अपने तरफ से दूसरी तरफ चलने की मोड़ लेके चलने की कोशिश करती है। बट आईपीसीसी रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट विच इज क्रिएटेड बाय द साइंटिस्ट देमसेल्व्स। और सिर्फ ये असेसमेंट जो अभी हुई है, जिसके बारे में गणपत राव जी ने चर्चा सत्र रखा है, उससे पहले बहुत बार इस तरह की रिपोर्ट आ चुकी है, अलग अलग असेसमेंट करते हुए। तो पहले जो रिपोर्ट आई थी, इसमें दावे से कहा गया है कि ऑलमोस्ट 97% वी कैन बी श्योर कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो ह्यूमन इंड्यूस्ड है। यानी आपके और मेरे तरफ से जो एमिशंस, आपके हमारे कार्य के कारण परिणाम स्वरूप जो निकलते हैं, उसके कारण ये हुआ है। इसके लिए एक्शन ह्यूमन को ही लेनी पड़ेगी। खास करके जो पर्यावरण में बदलाव है, उसका एक खास परिणाम ये हुआ है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी कुछ लोग आशंका लेते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज को बहुत सारे समय ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। तो कुछ लोगों का कहना है ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और एक दफे तो जहां बर्फ नहीं गिरती थी वहां बर्फ भी गिर रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग कहां से हुआ? तो बर्फ गिर रहा है तो वार्मिंग कहां हुआ? लेकिन ये भी असेसमेंट रिपोर्ट में कहा गया है आईपीसीसी के कि एक्सट्रीम वेदर्स पैदा होंगे। कुछ जगह में टेम्परेचर बढ़ेगा, कुछ जगह में जहाँ डेजर्ट में, जैसे कि दुबई में कुछ समय पहले थोड़ी सी क्यों ना हो लेकिन बर्फ गिरी थी। तो इस तरह का भी परिणाम हमें देखने को मिलेगा, ये साइंटिस्ट ने तय भी किया हुआ है। इसमें से एक प्रमुख मुद्दा जो आता है ये है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद में जो ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज है वो बहुत बड़ी पैमाने में बढ़ा। ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद में जो हुआ है वो सबसे ज्यादा हुआ है। और वो जो ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज है उसमें एनर्जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। कोयला, गैस, ऑयल, ये सब फॉसिल फ्यूल परिवार से निकल के आते हैं। इसमें से ही ज्यादा
ग्रीन हाउस गैस निकलते हैं, और ग्रीन हाउस गैस ट्रैप होने के कारण टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने के बहुत विपरीत परिणाम पूरे विश्व को भोगने को पड़ रहे हैं। अब यह तय हुआ है कि प्री इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन पे जो टेम्परेचर था, इसमें आज 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो चुकी है। ये अभी जो धनपत राम जी आपने जो रिपोर्ट के बारे में बहस रखी है, चर्चा रखी है, उसमें यह निकल के आया है। और यह भी साबित हो चुका है कि यदि यह टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन की लेवल से 1.5 डिग्री बढ़ता है तो हमें बहुत बड़े विपरीत परिणामों का सामना करना पड़ेगा। कुछ समय पहले क्योटो प्रोटोकॉल हो चुका था, क्योंकि यूएनएफसीसी के तहत प्रोटोकॉल तो बनना चाहिए, तो क्योटो प्रोटोकॉल बना और लैप्स हो गया। बाद में पेरिस अकॉर्ड हुआ, और पेरिस अकॉर्ड में ये कहा गया है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हम टेम्परेचर को रखेंगे। लेकिन अभी जो आईपीसीसी का रिपोर्ट आया है, इसके बारे में चर्चा हो रही है, इसमें यह कहा है स्पष्ट रूप से कि यदि ये टेम्परेचर 1.5 डिग्री तक हम सीमित नहीं रखेंगे तो हमें कोई भी बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। शायद हमारा पूरा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू ह्यूमैनिटी है, और पूरे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू प्लैनेट भी है। तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड रखने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। फॉसिल फ्यूल से हटते हुए हमें क्लीनर एनर्जी की तरफ जाना होगा, ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी बदलनी होगी, लैंड यूज चेंज बदलना होगा। लैंड यूज चेंज की वजह से 26% करीबन एमिशन होते हैं। फूड की वजह से 24% से ज्यादा एमिशन होते हैं, खास करके जो नॉनवेज खाना हम खाते हैं, बीफ खाते हैं, मीट खाते हैं, उसकी वजह से भी एमिशन काफी बढ़ते हैं। डिफॉरेस्टेशन, जो आज हम हमारे जो बने हुए इतने प्रकृति ने दी हुई देन जो है, फॉरेस्ट है, जंगल है, उसको जो काट रहे हैं, उसकी वजह से और ग्रीन हाउस गैस निकल के आसमान में आ रहे। वैसे ये तो विरोधाभास है कि फॉरेस्ट इज अ कार्बन सिंक। फॉरेस्ट रहेगा तो जितने ग्रीन हाउस गैस है उसको शोषित करने की क्षमता है, लेकिन हम उसको और काट के एक तो जो शोषित करने की क्षमता थी उसको कम करें, और साथ में और भी ग्रीन हाउस गैसेज निकल के आ रहे हैं। तो ये सभी चीजों के ऊपर हमें एक्शन लेनी पड़ेगी, और एक्शन लेने के लिए सभी देशों को काम करना पड़ेगा। तो एक तो मुद्दा हुआ ग्रीन हाउस गैस को लिमिट कैसा किया जाए। इसको हमारी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जब बना था, उसमें लिखा था मिटिगेशन के रूप में। मिटिगेशन है कम किस तरह से की, लेकिन हमारी समस्या और है, हम तो ज्यादा इमिट करते नहीं है, लेकिन जो आज जो पर्यावरण में बदलाव हुए हैं, वो आज भी हम यदि पूरे आने वाले एमिशन को कम करेंगे तो भी उसका विपरीत परिणाम आने 40-50 साल में दिखाई देगा। ये विज्ञान वैज्ञानिकों का कहना है। तो इसके लिए इफ क्लाइमेट चेंज रियलिटी देन एडाप्टेशन बिकम नेसेसिटी। एडाप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज, जैसे आप धनपत राम जी कलकत्ता में रहता, मैं मुंबई में रहता हूँ, धनपत राम जी ईस्ट कोस्ट पे, मैं वेस्ट कोस्ट पे रहता हूँ। दोनों जगह आजकल बहुत बड़े तूफान आ रहे हैं। बहुत बड़ी पैमाने पे 7,600 किलोमीटर लंबी हमारी जो दरियावर्ती इलाका है, उसमें बहुत बड़े विपरीत परिणाम आएंगे। तो इसको टालने के लिए हमें एडाप्टेशन करना पड़ेगा, एडाप्टिंग टू क्लाइमेट चेंज। उसके लिए धन लगेगा, टेक्नोलॉजी लगेगी। तो हम लोगों का कहना है कि जो अनेक्स वन कंट्रीज, यानी जिनके कारण एमिशन हुए पोस्ट इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन में, उनको ये भुगतान करने की पैसे देने पड़ेंगे। इसके लिए तय हुआ था कि $100 बिलियन पर ईयर दे विल गिव द मनी। तो शायद वो गिनने में उनको समय लग रहा होगा, क्योंकि अभी तो कुछ आया नहीं। गिनते रहेंगे और हम वो पैसे गिनते रहेंगे, हम हमारे यहाँ कितना समय बचा है उसको गिनते रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं इससे हम शायद जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए ये सभी चीजों के ऊपर देने के लिए पैसे की जरूरत है। तो ये हमारी विकसनशील देश जो है उनकी मांग रही है कि धन भी दीजिए और टेक्नोलॉजी भी दीजिए। तो एक पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, एक तो आईपीसीसी रिपोर्ट इज अ साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, बट देन देयर इज अ पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। मैं अटल जी की सरकार में पर्यावरण मंत्री था 98 में। वैसे तो मैं अटल जी की सरकार में 6 मंत्रालयों का मंत्री था, मोदी जी की सरकार में 4 मंत्रालयों का मंत्री था। लेकिन मैंने खुद इस सभी चीजों के ऊपर, अटल जी ने मुझे हमेशा इंडियन डेलीगेशन लीड करने को भेजते थे, जब मैं पर्यावरण मंत्री था तभी भी और नहीं था तभी भी, और मंत्रालय थे तो भी बोला आप जाइए, आप इसमें काफी जानकारी रखते। मैंने वर्ल्ड के 16 जागतिक संस्था में काम किया है, जिसमें बहुत सारे में पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज का भी काम किया है।
मैंने तो देश में एक संस्था का निर्माण भी किया जिसका मैं फाउंडिंग चेयरमैन हूँ, काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर, CEW, जो आज पूरे विश्व में एक जानी मानी संस्था भी बन गई है। तो ये मैं काम इसलिए करना चाहता था कि मुझे मालूम है इसके बहुत सारे विपरीत परिणाम मेरे जनता को, मेरे देशवासियों को भुगतने पड़ेंगे। इसके लिए उसको टालने के लिए मेरी कोशिश हमेशा जारी रही है। इसके लिए आज का जो कार्यक्रम है ये मेरे लिए रोचक भी है और मेरे लिए बहुत ही आवश्यक भी है, क्योंकि दुर्भाग्य से मैंने देखा है कि हमारे देश में इसके बारे में ज्यादा लोग तो उसके विपरीत परिणाम से न काफी पीड़ित तो है, लेकिन पीड़ित होने के बावजूद भी उसकी वजह क्या उनको नहीं जानकारी मिल रही है। जैसे किसान है, हमारे किसानों को ये पर्यावरण के बदलाव के कारण खेती में बड़े मात्रा में नुकसान भुगतना पड़ेगा। हमारे मछुआरे हैं, उनको मछुआरे का जितना आज उनको जो मिलता है उतना भी उनको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि ओशन विल ऑल्सो गेट वार्म। ओशन वार्मिंग उनकी वजह से फिश सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एसिडिफिकेशन हो रहा है ओशन में, उसके विपरीत परिणाम देखने को भुगतने को मिलेंगे। जो हमारे टूरिज्म सेक्टर है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा विपरीत परिणाम होगा, लोगों को जॉब नहीं मिलेंगे। सबसे ज्यादा सोचिए कि आज उत्तराखंड में बारिश हो रही है, पूरे देश में अलग अलग इलाकों में तबाही हो रही है, इसके जो लिए कितने बड़े नुकसान होगा। वो नुकसान भरने के लिए हमारे पास पैसे हैं। मैं जब 98 में एनवायरमेंट मिनिस्टर था तो मैंने एक समीक्षा की थी कि एडेप्टेशन का कॉस्ट क्या होगा। तो उस समय मैंने कहा था 5 to 6% ऑफ GDP 98 में। यानी आप सोचिए इतने बड़े मात्रा में धन हम कहां से लाएंगे। तो एडेप्टेशन इज ऑल्सो वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट। तो धनपत राम जी, अपने एक कार्यक्रम आयोजित करते हुए एक देश के लिए, समाज के प्रति जो एक आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमारे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी यदि हमारे बीच में रहते तो उन्होंने बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना की, किसान के लिए भी वो लड़ते रहे। आज यदि वो जीवित रहते, वैसे तो आत्मा से हमारे साथ ही है, तो आज ये शरीर रूप में यदि हमारे साथ में रहते तो ये जरूर कहते थे कि मेरे सामने देश के और विश्व को बचाने का एक ही तरीका है, और वो है क्लाइमेट चेंज से भिड़ के उसको डील करने के लिए कदम उठाइए। और इसलिए आज जो स्वदेशी विचार मंच, उसमें संशोधन करने का काम जो आपकी संस्था कर रही है, मुझे लगता है इसके ऊपर और बड़ी मात्रा में ध्यान देने की जरूरत है। हमारी संस्कृति, प्रकृति दोनों नष्ट होने की स्थिति में आएगी यदि हम क्लाइमेट चेंज से नहीं निपटेंगे। हमारी सबसे पुरानी हमें रियासत में जो मिली हुई हमारी जो सिविलाइजेशनल हमारी वैल्यू है, इसमें से कुछ नष्ट भी हो गई। उसका भी कारण शायद उस समय का क्लाइमेट चेंज होगा, लेकिन वो क्लाइमेट चेंज प्रकृति ने बनाया था, ये क्लाइमेट चेंज हम लोग बना रहे हैं। हम खुद जहर को पैदा कर रहे और वो खुद जहर को हम प्राशन भी कर रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज का एक जानने का तरीका भी हो सकता है। इसलिए मैं मानता हूं कि आप उसके ऊपर गौर से सिर्फ ध्यान नहीं दीजिए, विचार तो करिए ही करिए, लेकिन लोगों को आचरण करने के लिए भी प्रेरित कीजिए। और इसलिए आपको जो भी सहायता मेरी तरफ से जरूरत होगी, गणपत राम जी, आप तो जानते हैं कि राष्ट्र के, समाज के हित में जो भी करने की जरूरत है, मैं कभी भी उससे पीछे नहीं रहा हूं, आपके साथ में काम करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वैसे तो ये विषय इतना विषय कि मैं उसके ऊपर शायद कुछ महीने तक भी बोलते रहूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके बहुत सारे लोग और भी बात करने वाले हैं, मुझे भी वापस मीटिंग में जाना है। इसके लिए आपसे अनुमति चाहता हूं, और ये जरूर ये आपसे विनती करूंगा कि आप और इसके ऊपर ध्यान देते हुए काम कीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोगों ने ये IPCC रिपोर्ट को लेकर कहीं देश में कहीं चर्चा होगी। ये मुझे लगता है शायद आपकी संस्था बहुत सारे कम संस्थाओं में एक रहेगी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और देश की सेवा में यदि हमें कुछ काम करना है, समाज को पुनरुत्थान बनाना है, तो क्लाइमेट चेंज को नजरअंदाज करते हुए हम कभी नहीं कर पाएंगे, ये मैं दावे से कह सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय